Okay, so let us discuss today an important topic, that is inelastic collision in one dimension. Okay, inelastic collision. I am talking about inelastic collisions. So what are inelastic collisions? Okay. Inelastic collisions are those collisions where momentum is conserved, okay, but the kinetic energy is not conserved. Okay, in such a case momentum will remain conserved but kinetic energy will not remain conserved. So here I am talking about the cases where momentum remains conserved. इन केसेस में क्या होता है, मोमेंटम जो है दैट्स ऑलवेज कंजर्व्ड, और दूसरी बात लेकिन यहां पे होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी इन केसेस में कंजर्व नहीं होती है, दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑकर्स. इनमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है लॉस हो जाती है. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ना ये लॉस हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ साउंड. ओके, मतलब ये कि अगर देखा जाए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ना दैट इज मोर. पहले तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, किससे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से. ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से. ठीक है, तो वी कैन से दैट डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मीन्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. There is some loss in kinetic energy which is not equal to zero. Okay, something gets lost. कुछ ना कुछ kinetic energy तो यहाँ पे loss होती ही है इस तरह के collision में. ठीक है कि नहीं? लेकिन चूंकि ये one dimensional collision है तो इसमें क्या होता है कि objects जो होते हैं ना continue to move. Objects move करते हैं, continue to move along the straight line. ठीक है, objects move करते हैं लेकिन along the straight line. जैसे वो पहले move करते थे वैसे ही वो बाद में मूव करते हैं. ठीक है कि नहीं? देखो इस तरह से, इफ यू हैव अ ऑब्जेक्ट हियर लाइक दिस वे और इसका मास m1 है एंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, इसका मास m2 है. इफ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी u2 एंड सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2, दिस ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर एंड दिस ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोअर. तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन, देन द कोलिजन विल हैपन. ओके, जब कोलिजन हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं. सपोज ये ऑब्जेक्ट है m1 एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन v1 एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट m2 विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन v2. ओके, इन्हें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन. जैसे वो पहले मूव करते थे वैसे ही वो मूव करते हैं. देयर इज नो चेंज एक्चुअली, दे कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, m1 मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, m2 भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है. ठीक है, मोमेंटम तो हर किसी जगह पे कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है. इट्स अ सैक्रेड प्रिंसिपल, इट कैन नॉट बी वायलेटेड. मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मीन्स आप यहाँ पे कहेंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, right, this is the conservation of momentum, right? Okay, we can use this equation further. I can just name it equation number 1 right now. Okay, now यहाँ पे एक चीज है, अगर आप देखोगे ना u1 is the velocity of first object and u2 is the velocity of second object. Okay, similarly v1 is the velocity of first object after collision and v2 is the velocity of object शाबाश second after collision. Okay, तो अगर मैं इस तरह से लिखूं u1 minus u2, this is called as the velocity of approach. Okay, this is called as velocity of approach. Okay, with which velocities they are approaching each other. Okay, u1 minus u2. Similarly, v2 minus v1 is called as velocity of separation. They are called as velocity of separation. ठीक है, v2 minus v1 is called as velocity of separation. Okay, u1 minus u2 is velocity of approach, v1 minus v2 is velocity of separation. Right, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कोफिशिएंट निकालते हैं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इट्स डिनोटेड बाय e.
This coefficient of restitution is equal to शाबाश velocity of separation v2 minus v1 divided by velocity of approach, okay, u1 minus u2, है ना। किस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, डिवाइड करेंगे जिस वेलोसिटी से एक दूसरे को ये अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। सो आई कैन राइट इट e into this thing u1 minus u2 that is equivalent to v2 minus v1। तो v1 को यहां ले आएंगे तो e times u1 minus u2 इस v1 को यहां लेके आए, इट विल बी प्लस v1, तो यहां पे क्या आएगा which is equal to v2, okay, let me call it as second, right, this is equation number second, okay। इस इक्वेशन सेकंड का वैल्यू जो है ना आप इक्वेशन 1 में यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, using equation 2 in equation number 1, okay, you use that, what will happen, it will be m1, let me write, it will be m1 u1 plus m2 u2 that is equivalent to m1 v1 सेम अपनी जगह पे प्लस, ओके, m2 v2 यहां पे लिख सकते हैं, जरा m2 तो अपनी जगह पे रख लो आप और v2 के बदले आप वैल्यू दे दो, ये वाला वैल्यू जो है इट इज e times u1 minus u2 plus v1, okay, so you can write it m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus e times m2 u1 minus m2 u2 then plus, okay, then last पे v1 तो हाँ m2 v1, okay, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज यूज कर सकते हो, राइट। हमने क्या किया, खाली इक्वेशन 2 का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 के अंदर वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, देन यू में से कि इसका वैल्यू क्या आ सकता है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, ओके, बताइए वैल्यू क्या आएगा। It will be m1 u1, okay, let me write it, m1 u1 plus m2 u2, this is equivalent to m1 v1 plus m2 u1 into e minus m2 u2 and then we have e here, okay, then last पे plus m2 v1, okay। We'll try to separate, हम यहाँ पे separate करेंगे क्या, v1 का वैल्यू, हम v1 को अलग निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे v1 का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। आई कैन राइट इट m1 u1 प्लस m2 u2, ओके, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इट विल बी माइनस m2 u1 एंड e, इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे प्लस m2 u2 इंटू e, यहाँ पे बचेगा ये m1 v1 और बचेगा m2 v1, इसको m1 प्लस m2 कॉमन लेंगे हम इसमें से v1, ठीक है, वी कैन टेक v1 एज कॉमन। सो यहां से देखेंगे फिर कॉमन क्या क्या चीज आ सकती है, ओके। अब बताओ मुझे कॉमन क्या आ सकता है, देखो इट इज m1 u1 हियर एंड इट इज, ओके, इज देयर समथिंग कॉमन, आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग कॉमन, ओके, हियर वी हैव दिस टर्म, देन दिस इज u2, देन दिस इज u2, ओके, ओके, टेक u1 एज कॉमन इन दोनों टर्म्स में से, तो u1 को आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी m1 प्लस e टाइम्स m2, ओके, प्लस, अब ये जो दो टर्म्स है ना इनमें से आप u2 कॉमन ले लीजिए और m2 भी कॉमन निकलेगा, तो इट विल बी 1 प्लस e, ओके, इज देयर समथिंग, ओके, दिस इज माइनस हियर, ओके, देन देयर विल बी m1 प्लस m2 इनटू v1, ओके, देन v1 विल बी इक्वल टू, इट विल बी m1 माइनस e टाइम्स m2 u1 प्लस 1 प्लस e u2 m2 whole divided by m1 plus m2. Anyways, this is the velocity of first object after the collision, okay, this is the velocity of first object after the collision, okay, is that right, right। Similarly, what you can do, you can use this value, okay, let me write it equation 3, using, आप इस equation 3 का value use कर सकते हो, using in equation number 2 आप इस 3 का वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में वापस रख सकते हो, तो v2 किसके बराबर आएगा, v2 विल बी इक्वल टू e टाइम्स, ओके, u1 माइनस u2, देन वी हैव प्लस दिस थिंग m1 माइनस e टाइम्स m2 u1
plus 1 plus E m2 u2 divided by m1 plus m2. Okay, I think it's easy to just do the mathematical stuff here. Okay, you can just multiply, take the common factors, cancel out whatever will be there. Okay, finally you will get the v2, and let me write the v2 expression for v2, that is m2 minus E times m1 plus, then we have 1 plus E m1 u1, 1 plus E m1 u1 divided by m1 plus m2. Okay, there is no so much difference नहीं है. अब देखो यहाँ पे m1 था, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m2 था, यहाँ पे m1 है. ठीक है, यहाँ पे u2 था, यहाँ पे u1, यहाँ पे m2 था, यहाँ पे m1. ठीक है, बाकी तो सेम ही. ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू आफ्टर कोल्यूशन. ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जब ये क्या करेगा, व्हेन इट विल बी आफ्टर द कोल्यूशन. ओके, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोल्यूशन. ओके, आफ्टर कोल्यूशन की वेलोसिटी निकालना आसान है. आपको क्या करना है, बस व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड सम सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट मैथमेटिकल अलजेब्रा, थोड़ा बहुत आपको चाहिए होगा. ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं दोनों की वेलोसिटीज को. ओके, नाउ लेट अस डू सम स्पेशल केसेस. राइट, तो इस तरह से हमने एक कंप्लीट किया. अब हम स्पेशल केसेस कुछ करेंगे. ओके, लेट मी फर्स्ट राइट द एक्सप्रेशंस बैक. पहले मैं एक्सप्रेशंस वापस से लिख लूँ. तो v1 की जो फॉर्मूला आई थी, रिमेंबर इट इज, ओके, टेल मी द वैल्यू. इट वाज m1 माइनस e टाइम्स m2, m1 माइनस e टाइम्स m2 प्लस, हियर इट वाज 1 प्लस e m1 u1. Was it m1 u1? Okay, it was m2 u2. Sorry, it was m2 u2 divided by m1 plus m2. Okay, v2, it was here m1 है तो m2 minus e times m2 है तो m1 plus 1 plus e m1 u1 divided by m1 plus m2. Okay, these are the velocities of the objects after the collision. Okay, let's take some special cases. पहला केस, if the collision is elastic. Special cases में मैं ले रहा हूँ case number 1. Special cases. Now I am considering case 1. Okay, मुझे बताओ क्या case 1 क्या है. When collision is elastic. चलिए, अगर हम collision को क्या मानेंगे, elastic. If I am considering the collision to be elastic. ठीक है, इलास्टिक कोल्यूशन में हमेशा याद रखेंगे कि E का वैल्यू 1 होता है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो हम v1 निकाल सकते हैं उस केस में. इट विल बी m1 माइनस m2, क्योंकि E का वैल्यू तो 1 आएगा, प्लस इट विल बी 1 प्लस E का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस. ओके, हमने ये इलास्टिक कोल्यूशन में ये वाली फार्मूला डिराइव की थी. ठीक है, सिमिलरली आप v2 निकाल सकते हैं. इट विल बी m2 माइनस m1 प्लस, ओके, आई थिंक देयर वाज समथिंग एल्स. इज देयर एनीथिंग मिसिंग? ओके, यस, देयर इज u1. इन दिस केस हियर इज u1 एंड इन दिस केस हियर इज u2. सॉरी, आई मिस्ड दैट. ओके, इट्स u2 प्लस, then we have 1 plus 1, that's 2 times m1 u1 divided by m1 plus m2. So अगर कोल्यूशन इलास्टिक होगा तो इलास्टिक कोल्यूशन में ये रहेंगी ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज आफ्टर द कोल्यूशन. दिस इज एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने ये लास्ट क्लास में डिराइव किया था, यही होती हैं वेलोसिटीज. नाउ केस नंबर सेकंड, डीलिंग विद केस सेकंड. केस सेकंड इज दैट कि व्हेन द कोल्यूशन इज परफेक्टली इनइलास्टिक. जब कोल्यूशन परफेक्टली इनइलास्टिक होता है. ठीक है, when collision is perfectly inelastic. If you remember perfectly inelastic, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी परफेक्टली इनइलास्टिक कोल्यूशन की. मैंने कहा था एक ऐसा कोल्यूशन जिसमें क्या होता है, कोल्यूशन के बाद ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो मूव करते हैं एज अ सिंगल बॉडी. दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और वो मूव करते हैं एज अ सिंगल बॉडी. ठीक है, मीन्स v1 velocity of object after collision and velocity of second object after collision, both are equal.
दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कोल्यूजन के बाद क्या होती है, सेम हो जाती है. ओके, एंड इन दिस केस E इज जीरो. परफेक्टली इनइलास्टिक कोल्यूजन में E क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है कि नहीं, है ना. सो आप यहां पे लिख सकते हो V1 किसके बराबर आएगा, इट विल बी M1 ओके U1, क्योंकि सेकंड टर्म तो जीरो बन जाएगी. ठीक है, प्लस उसके बाद 1 प्लस C1 प्लस 0 दैट्स M2 U2. ओके, M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ओके, V2 भी आप निकाल सकते हो. ओके, व्हाट विल बी, इट विल बी 0. तो दिस इज M2 U2 प्लस, ओके दिस विल बी 0, तो इट इज M1 U1 divided by M1 plus see here both the velocities are same, V1 is V2, है ना. सो इसीलिए मैंने कहा था परफेक्टली इनइलास्टिक कोल्यूजन में क्या होता है, कोल्यूजन के बाद वाली दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज सेम होती है. ठीक है, और बोथ मूव करते हैं एज अ सिंगल बॉडी. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, ये हमारा दूसरा केस है. ठीक है, तीसरा केस हम कंसिडर करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मास. ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे लेकिन दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, when M1 is equal to M2 is equal to M. Okay, both the objects have same masses. दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है, सेम है, एक जैसा है. तो what will be the V1, वेलोसिटी क्या होगी then, V1 will be, okay you can have this M1 and M2 दोनों M है, तो यहाँ पे भी M लिख सकते हो, यहाँ पे भी M लिख सकते हो. ठीक है, तो M और M दोनों जगह पर आप उस M को कॉमन ले सकते हो. ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस E है ना, 1 माइनस then will be U1 plus. okay, यहाँ पे तो M लिखना पड़ेगा, 1 plus E, then you have to written as M and U2 divide by M1 plus M2, that means M plus M. okay, V1. तो आप ऊपर क्या कर सकते हो, M और M दोनों में से कॉमन ले सकते हो. ठीक है कि नहीं, कॉमन लिया, उसके बाद नीचे क्या आएगा, M plus M 2M, ऊपर वाला M और नीचे वाला M कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 1 minus E U1 plus 1 plus E U2 divided by 2. ओके, क्योंकि M और M 2M हो गए, M कैंसिल हो गया तो 2 बचा, है ना. सिमिलरली V2 किसके बराबर आएगा, देख लो, M और M यहां पर भी लिखोगे. ठीक है, यहां पर भी M लिखोगे, तो टेक दैट M एज कॉमन. तो नीचे क्या आएगा, M प्लस M दैट इज 2M, वो M और ऊपर वाला M कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1 माइनस E U2 प्लस 1 plus E U1 divided by 2. Okay, this will be the velocity of the objects after the collision, जब वो कोलाइड खत्म करेंगे. ठीक है, अच्छा एक और केस, when the target body is at rest, when target body is at rest, case 4, when target is at rest. target is at rest का मतलब क्या है, जो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास जीरो है. ठीक है, सॉरी वेलोसिटी जीरो है. ओके, U2 जीरो है. मतलब इस तरह से मैं बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहां से, M1 इट्स मूविंग, एंड जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इट इज एट रेस्ट. ठीक है ना. मान लीजिए आप एक बॉल लीजिए और उसको एक दीवार पे लगा दीजिए. ठीक है, तो दीवार जो है वो टारगेट है लेकिन वो रेस्ट पर है. ठीक है, वो रेस्ट पर है. अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो V1 किसके बराबर आएगा, U2 जीरो है. ओके, दिस टर्म विल बी, सेकंड टर्म विल बी ऑब्वियसली जीरो, वो खत्म हो गई. तो बचेगा क्या, M1 minus E times M2 U1 divided by M1 plus M2, है ना. ठीक है, और सेकंड क्या बन जाएगा, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी, ओके इट विल बी जीरो फर्स्ट टर्म है ना, क्योंकि U2 है इसमें, जीरो है, तो आएगा 1 plus E M1 U1 divided by M1 plus M2. ओके, टारगेट बॉडी को रेस्ट पे रखा हम लोगों ने. ठीक है, अब इस केस में हम और चीजें देख सकते हैं. अगर सपोज दोनों का मास सेम होगा, अगर दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा. जरा मुझे बताओ, अगर इसी केस में मैं यहां पे लिख दूं M1 is M2 is M, मतलब मैं कह रहा हूं दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है. ठीक है, टारगेट बॉडी रेस्ट पर है लेकिन दोनों का मास क्या है, सेम. तो क्या होगा, आप देख लो यहाँ पे M और M सेम है, तो ये कॉमन निकलेगा, है ना. ठीक, इसकी जगह M लिख दो, इसकी जगह M लिख दो, है ना, तो ये कॉमन निकलेगा. ठीक, नीचे क्या है, M1 plus M2 मींस M plus M दैट इज 2M. तो V1 किसके बराबर आएगा, ओके यू कैन डू द मैथमेटिक्स, इट विल बी 1 minus E y minus E U1 होल डिवाइड बाय 2. सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, इट विल बी, ये M1 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये M plus M और ये M. ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1 plus E U1 डिवाइडेड बाय 2. ओके,
दिस इज सेकंड के साथ यहाँ पे U2 है, सॉरी वाज अ मिस्टेक, तो इट इज U2, राइट। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, है ना। आई एम टेकिंग द सेम केस, मैं यही केस कंसिडर कर रहा हूँ, फोर्थ वाला केस ही, ठीक है। मैंने अभी फोर्थ वाला केस नहीं खत्म किया, मैं फोर्थ वाला केस ही कंसिडर कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, लेकिन अब दोनों का मास सेम नहीं है, ठीक है, दोनों का मास सेम नहीं है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। देखो कैसे, व्हाट आई एम एज्यूमिंग, मैं इस तरह से बोल रहा हूं, लेट मी से कि दूसरा केस इसी में, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और किसी छोटे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है। m1 बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये किसी छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, ठीक है। मान लो देयर इज अ ट्रक, एक ट्रक चल रही है, उसका मास m1 है और सड़क पे रखा हुआ है एक छोटा सा ड्रम, वो ड्रम रेस्ट पर, ठीक है कि नहीं। तो ट्रक का मास तो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ड्रम, ठीक है कि नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर m1 ज्यादा है और m2 छोटा है, ठीक है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप m2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप m2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो इस वाले केस में आप m2 को नेग्लेक्ट कर दो, तो सेकंड टर्म, ये जो टर्म है ना पूरी की पूरी, ये तो हो गई गायब, ठीक है, जीरो बन जाएगी, है ना, ठीक। ऊपर से एक और कंडीशन भी है, टारगेट बॉडी रेस्ट पर भी है, तो ये भी टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, है ना। तो बचेगी कौन सी टर्म, ये m1u1 बचेगा, बस v1 will be m1u1 डिवाइड विल बी m1 प्लस m2, ठीक है कि नहीं, m1 प्लस m2, इज दैट क्लियर, ठीक है। और ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बन सकता है इस तरह से, अगर मैं दोनों का मास सेम मान लूं तो m प्लस m दैट्स 2m और ये m, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी u1 by 2, ओके। अगर मैं मान लूं दोनों का मास सेम है, अगर मैं ऐसा मान लूं तो, ठीक है। अच्छा, सेकंड की वेलोसिटी क्या होगी, v2, इट विल बी m2 तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, m2 को स्मॉल मान लिया, m2 को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म तो हो गई पूरी तरह से जीरो, ठीक है। तो टारगेट बॉडी भी रेस्ट पर है, तो ये u2 भी हो गया जीरो, तो पहली टर्म खत्म होगी, है ना, ठीक, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना u2 जीरो है, तो पूरी टर्म ही खत्म होगी, है ना। तो बचा क्या, बचे वो टर्म 1 प्लस e m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर m1 और m2 बराबर मान लिया जाए तो इट विल बी v2 इज 1 प्लस e इज इट u1 ओवर 2। अगर मैं कह रहा हूं कि m1 और m2 बराबर है तो, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब एक और केस भी आप कंसिडर कर सकते हो, वो इस तरह से है, इफ m1 इज लेस देन m2, मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो कोलाइड कर रहा है एक बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ। अभी देखो, अभी क्या हो रहा था, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे के साथ कोलाइड कर रहा था, लेकिन अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, एक छोटा ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, v1 और v2 किसके बराबर होगा। देखो यार, यहाँ पे m1 और m2, हाँ, m1 छोटा है तो m1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसे नेग्लेक्ट करने पे आओगे तो पहली वेलोसिटी v1 क्या बनेगी, ओके, सेम ही व्हाट विल बी द v1, ओके। यहाँ पे m2 बड़ा है तो v1 क्या होगा, v1 किसके बराबर आएगा, m1 को आप नेग्लेक्ट कर दो, ओके ओके, m1 को नेग्लेक्ट, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगी ये टर्म माइनस e m2 v1, है ना, माइनस e m2 u1, और चूंकि टारगेट बॉडी रेस्ट पर है तो ये u2 जीरो है ना, हो गई ना बात खत्म। डिवाइड बाय क्या आएगा, m1 प्लस m2, ओके। v2 किसके बराबर आएगा, शाबाश, m1 को नेग्लेक्ट, ओके, ये तो होगी नेग्लेक्ट, ठीक है। अब ये भी हो गया नेग्लेक्ट, तो बचा ये m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ओके। दिस इज द व्हाट वी कॉल इट, ठीक है, दिस इज द फाइनल थिंग, ओके, यू मे जस्ट रिमेंबर। और u2 क्या है, जीरो है ना, क्योंकि सेकंड बॉडी तो रेस्ट पर है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, जीरो,
ओके, इट मीन्स दैट कि अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करेगा तो बड़े ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं, वो रेस्ट पर ही था, रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, से इफ यू थ्रो अ स्मॉल स्टोन, अब एक छोटी सी पत्थर लोगे, छोटा सा पत्थर, और एक बड़ी सी दीवार पे मार दोगे, व्हाट विल हैपन टू दैट? नथिंग। विल द वॉल मूव? ओके, नो, द वॉल विल नॉट मूव। ठीक है, तो वॉल जो है उसका मास m पे है, बड़ा सा वॉल है, तो वो मूव नहीं करेगा। ओके, वो रेस्ट पर ही रहेगा। राइट, इज दैट राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको कहा इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज देयर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज आर नॉट इक्वल। यहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है ना। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। ओके, लेट मी से कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे। ओके, दीज आर द वेलोसिटीज, दिस इज द वेलोसिटी, है ना। जरा मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज, यहां पे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट, यहां पे एक ऑब्जेक्ट मूविंग विद मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, दूसरा ऑब्जेक्ट मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक। अच्छा, तो जब ये कोलाइड कर लेंगे, कोलिजन के बाद होगा क्या? शाबाश, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट m1 और इसकी वेलोसिटी v1, दूसरा ऑब्जेक्ट m2, इसकी वेलोसिटी v2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? शाबाश बोलो, शाबाश। इट विल बी हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, है ना? इज दैट क्लियर? सो लॉस कितना होगा? सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? डेल्टा E, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि इनिशियली ज्यादा है और फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम। तो इनिशियली कितनी है? हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ, ओके बताओ, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, प्लस ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब आपको क्या करना है? आपको बस वैल्यूज डालने हैं। v1 और v2 का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सो व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, या इसको थोड़ा बहुत हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ठीक है, सारी टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा? आप देख सकते हो सारी टर्म्स में से m1 हाफ कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो वी कैन टेक हाफ कॉमन, तो बचेगा क्या? इट विल बी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या करो? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय m1 प्लस m2। ओके, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई in exact words, it will be 1/2 m1 प्लस m2, ये डिवाइड कर लिया। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। m1 प्लस m2 क्या किया हमने? साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया। बचा क्या यहाँ पे? और यहाँ पे रहे अपना ही m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओके, दिस इज द थिंग, राइट, है ना? ठीक, तो ये कर लिया हमने। ठीक है, अब इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन नंबर, चलो यार कुछ नाम रखो, इक्वेशन ए रख देते हैं। ये बड़ी एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन, तो हम इसे एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, विल डू इट टर्म वाइज, हम इसको टर्म बाय टर्म सॉल्व करेंगे और लास्ट पे सारा वैल्यू एक साथ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है कि नहीं? अदरवाइज ये बड़ी इक्वेशन है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, सो विल डू इट बाय टर्म। ओके, नाउ पहली टर्म आप ले लो m1 प्लस m2 और साथ में ये वाला पार्ट m1 u1 स्क्वायर प्लस
u2 square. Okay, we'll do it first. This one, right? जरा बताओ ये क्या होगा? This part m1 तो that will be m1 square u1 square, फिर m1 से इसको मल्टीप्लाई प्लस m1 m2 u2 square, फिर प्लस ओके m2 से इसको मल्टीप्लाई m1 m2 u1 square, फिर इससे m2 square u2 square. Just check this step. Is that correct? ठीक है. तो उसके बाद क्या करेंगे देखो, हम इस तरह से लिखेंगे m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, फिर मैं ये टर्म लिख रहा हूँ प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद. ओके, फिर प्लस बचा क्या, इसमें m1 m2 है, इस टर्म में भी m1 m2 है. ओके, बचेगा u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर. m1 और m2 हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, यहां तक तो ये ठीक है ना? ओके, राइट. तो हमने इसको बस थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स से अप्लाई किया है, इधर उधर सॉल्व करके, है ना? सो देयर इज नथिंग जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, कुछ खास स्टेप नहीं है यहाँ पे. ओके, देन आई विल राइट इट लाइक दिस वे. So let me write m1 u1 square, okay, plus m2 u2 square, okay, plus, okay, this is the first term. Okay, I will write it like this way. This is m1 u1 square plus m2 u2 square. Let me write plus twice m1 m2 u1 u2. Okay, just इस तरह से मैंने इसको लिखा. ठीक है कि नहीं, है ना? प्लस, फिर मैंने लिखा प्लस प्लस. I write it. I wrote it this m1 m2 okay, m1 m2 u1 square plus u2 square minus twice m1 m2 u1 u2. okay, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब बोलोगे क्यों? I just did one thing. m1 u1 वो अपनी जगह पे लिखा, m2 u2 m2 square u2 square वो अपनी जगह पे लिखा. ठीक है, फिर ये टर्म u1 square plus u2 square m1 m2 वो भी मैंने लिखी m1 प्लस. ठीक है, ये जो टर्म है ना प्लस ट्वाइस m1 m2 u1 u2 ये मैंने ऐड की और साथ में माइनस भी कर दिया, माइनस ट्वाइस m1 u1 है ना? ये टर्म मैंने शाबाश ऐड भी कर दी और यही टर्म मैंने क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, है ना? ठीक. विल इट इन्फ्लुएंस द होल इक्वेशन? नो, इट विल नॉट इन्फ्लुएंस द होल इक्वेशन. ओके, इससे पूरी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? ठीक. तो ये क्या आएगा? ठीक है, जरा मुझे बताओ क्या आएगा फिर. ओके, बताओ. जस्ट टेल मी व्हाट इज द फाइनल वन. इट विल बी ओके. इस साइड पे क्या था, लेफ्ट साइड पे ये था m1 प्लस m2 देन was m1 u1 square plus m2 u2 square. Was it that? है ना? इस साइड पे क्या आएगा फिर? इस साइड पे आएगा ये देखो, दिस विल बी a square b square plus 2ab, है ना? है कि नहीं? ये पूरा m1 u1 होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग m1 u1, आपको समझ आ जाएगा इस तरह से, स्क्वायर a स्क्वायर m2 u2 हो गया b स्क्वायर ट्वाइस m1 m2 u1 u2. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab. ठीक है ना? m1 u1 m2 u2. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, इट कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर. ठीक है ना? बाकी क्या बचा? ठीक है, उसके बाद वाले टर्म हम लिख लेते हैं. ठीक है, बाद वाले टर्म क्या आएगी? प्लस. प्लस. जरा देखो, यहां से m1 और m2 दोनों में से कॉमन निकालो, प्लस m1 और m2 दोनों में से कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा? इट विल बी u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस u1 u2, है ना? इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? इट विल बी प्लस m1 m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर. ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म जो हमें इवैल्यूएट करके आ रही है. ठीक है ना? ठीक. सिमिलरली हम सेकंड टर्म को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं.
ठीक है ना। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म को भी इवेलुएट कर सकते हैं। ओके, सो हाउ कैन वी इवेलुएट दैट टर्म, लेट मी राइट। See, it is simple. What we are doing is simple. A little bit mathematics is there. Okay, but nothing else. Okay, you can do that mathematics actually yourself also, but I'm just trying to do it in a simple manner. Okay, अब देखते हैं now second term क्या है। second term क्या है, m1 m2 और साथ में multiply b फैक्टर है ना, तो it will be what, m1 plus m2 and multiply में क्या है, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ओके, मैं माइनस को कॉमन लेके दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, जिस तरह से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है ना, सिमिलरली आप यहां पे भी स्टेप्स ऐड करते जाओ, ऐसे ही सॉल्व करो। ठीक है, सेम टू सेम तरीके से। ठीक है ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, बराबर इसी तरह की एक इक्वेशन मिलेगी आपको। आपको मिलेगा m1, अब u1 तो नहीं मिलेगा, v1 मिलेगा, प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस m1 m2 v1 माइनस v2 स्क्वायर। सेम टू सेम एक्सप्रेशन आपको यहां पर भी मिलेगी। ठीक है ना, ठीक जैसे यहां पे मिले वैसे यहां पर है ना। नाउ आपने अभी अभी पढ़ा कि e जो होता है दैट इज v1 माइनस v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, ये e का वैल्यू तो आप यहां पे निकाल सकते हो ना, यू कैन जस्ट have it like this way, it will be minus e, that is यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो v1 माइनस v2 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, तो u1 माइनस v1 माइनस v2 will be minus e u1 माइनस u2 square on both sides, v1 माइनस v2 whole square is e square u1 माइनस u2 square, है ना। ठीक, तो ये जो वैल्यू निकला ना, इस वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में डाल दो, है ना। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें सेकंड टर्म क्या है, v1 माइनस v2, तो यहाँ पर भी है v1 माइनस v2 स्क्वायर, इसको यहाँ पे डाल दो आप। ठीक है, ओके, व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट, लेट अस डू दैट स्टफ, व्हाट आर वी गोइंग टू ऑब्टेन। ओके, तो यू कैन यूज दैट, या इस तरह से याद रखो। ऑल्सो पहले हम एक और चीज यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, ये भी हमने पहले ही इसको मतलब निकाल के रखा था। ठीक है, ये तो वैसी चीज है कि होना ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप क्या करो, जो आपने निकाली पहली टर्म और जो ये वैल्यू आपने निकाला, दोनों वैल्यूज इनको आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टर्म्स आपने कैलकुलेट की, ठीक है, उनको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, मींस v1 और v2 जो वैल्यू आपने रखा है उसको यहाँ पे डाल दो आप। ठीक, v1 और v2 का वैल्यू, तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल ऑब्टेन अ लॉन्ग एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है, आई एम राइटिंग दैट एक्सप्रेशन। ओके, सो एनीवेज चलो पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसी तरीके से चलते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इट विल बी m1 प्लस m2। ओके, क्या है यहाँ पे, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, निकला था ये m1 v1 प्लस m2 v2, इसको वहीं पे रख देते हैं m1 v1 plus m2 v2 square। Okay, then we have this term, m1 m2 plus m1 m2, and what is that, v1 minus v2, that is e square u1 minus u2, है ना, that is e square, right, u1 minus u2। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, ऑल्सो अभी आपने पढ़ा है मोमेंटम m1 v1 m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2। सो ये जो है ये क्या बनेगा, m1 plus m2 अपनी जगह पे है ना, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये m1 v1 m1 m2 v2, ये पूरा है, इसके बाद आप ये लिखो, है ना, ये रहेगा m1 u1 प्लस u2 स्क्वायर
और प्लस में ये टर्म तो है ही m1 m2 e स्क्वायर u1 माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का लॉस किसके बराबर आएगा, डेल्टा ई। इफ यू रिमेंबर दैट वाज 1/2 m1 प्लस m2। ठीक है, पहले तो ये वाली टर्म, ठीक, उसके बाद ये वाली टर्म, है ना, ठीक, दोनों का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। ठीक है, तो ये टर्म क्या निकली हमें, इट वाज जस्ट ओके दिस वन m1 u1 प्लस m2 u2 स्क्वायर देन प्लस m1 m2 minus u2 square, then we have minus this term m1 u1 plus m2 u2 square minus plus m1 m2 e square u1 minus u2 square। ओके, ठीक है, ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। ओके, सो वी विल जस्ट से कि यहाँ पे m1 u1 स्क्वायर m1 u1 प्लस m2 u2 स्क्वायर, ये वाली पहली वाली टर्म और ये m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, है ना, ठीक। तो जब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो आप देख लो बची कौन सी टर्म, बची ये वाली टर्म और बची ये वाली टर्म। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में m1 m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा e स्क्वायर, है ना, ठीक। तो आप देखो दैट इज डेल्टा ई इज 1/2 m1 प्लस m2, है ना। फिर क्या बचेगा, देखो मैंने कहा इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या है, इस टर्म और इस टर्म में m1 m2 कॉमन है, फिर u1 माइनस u2 स्क्वायर भी कॉमन है ना, ठीक। और क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ इस टर्म के बदले बचेगा 1, फिर ये माइनस है, फिर बचेगा माइनस e स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज m1 m2, ठीक है, डिवाइड बाई ट्वाइस m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर u1 माइनस u2 स्क्वायर। दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब आप देख लो, ठीक है, काफी इजी है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर कोल्यूशन इलास्टिक होगा तो जरा बताओ, अगर कोल्यूशन इलास्टिक होगा, है ना, इफ कोल्यूशन इज E is equal to 1, good, E is equal to 1, इलास्टिक कोल्यूशन में E क्या होगा 1, और अगर E 1 है तो इट विल बी 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज 0, पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी, डेल्टा E बन जाएगा क्या 0, मींस देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी लॉस। अगर कोल्यूशन इलास्टिक है तो डेल्टा E 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब अगर कोल्यूशन है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए क्या होता है, E क्या होता है, शाबाश, E 0 होता है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E क्या होता है 0, तो लॉस कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज, आप देख सकते हो इट इज 1 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये 1 बनेगा, बाकी टर्म ऐसी ही बचेगी m1 m2 ट्वाइस m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर। फिर फर्दर एजम्पशन ले सकते हैं, इफ टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, अगर अब टारगेट बॉडी भी रेस्ट पर होगी तो डेल्टा ई निकलेगा m1 m2 डिवाइड बाई ट्वाइस m1 प्लस m2, यहाँ पे u2 0 बन जाएगा तो u1 स्क्वायर बस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द इनइलास्टिक कोल्यूशन इन सिंगल डायमेंशन, वन डायमेंशन। ओके।